हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को, चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले 1 अप्रैल से नया क्लैट यूजी 2024 का एवेंजर बैच हमारा शुरू हो रहा है। ओनली एंड ओनली 21,999 इसका प्राइस है। 7 बुक्स एट योर डोर स्टेप, पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस और क्या चाहिए, मॉक टेस्ट भी है, सब कुछ है। डिस्क्रिप्शन से डेमो भी आप जो है इसका चेक कर सकते हो। 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विजेता बैच चल रहा है। अगर आप सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हैं तो हमारा मैजिक बॉक्स ले सकते हैं। इसके अलावा क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। अगर आप इनमें से भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर ऐप। अब आज का पहला आर्टिकल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और सिर्फ राहुल गांधी जी की वजह से नहीं, ये बहुत बार न्यूज़ में आती हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो आज ना पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन का। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिफमेशन दोनों एक अलग टॉपिक है। कल हमने राहुल गांधी जी किस मामले में फंसे थे उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आज हम देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, और अभी मैं इस वीडियो के बाद में अटैच भी कर दूंगा वो वाला पार्ट भी, बाकी जिन्होंने नहीं देखा है वो वाला सेशन देख लेना। अब हम बात करते हैं राहुल डिस्क्वालिफाइड एज एमपी, कांग्रेस कॉल इट अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। बीजेपी कह रही है कि नहीं भाई, लीगली हुआ है, जो हुआ है कोर्ट ने किया है, हमने तो किया नहीं है, और कांग्रेस कह रही है कि गलत हुआ है, अपने को उस मामले में नहीं जाना है। देखो, कभी भी किसी के अरेस्ट वरेस्ट पे ना ज़्यादा खुश मत हुआ करो, मैं बता रहा हूँ क्यों। भगवान न करे कल को नंबर आपका आ जाए, कोई भी काम नहीं आएगा। कभी भी प्रो किसी भी पॉलिटिशियंस को या किसी भी चीज़ को ना हम लोग आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, बट आपको कभी ऐसा फील होगा ना कहीं आप फंसोगे तो कोई काम नहीं आएगा। तो इसीलिए हमेशा ये मानो कि जो सच है वही सामने हो। और अभी हम भी नहीं जानते हैं, देखते भी जानते भी नहीं है कि क्या होगा हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी भी बायस थॉट लेके डिसीजंस मत लिया करो कि नहीं यार ये है। चलो सबसे पहले देखो ना, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो आर्टिकल 102 ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 102। इसका जो पार्ट 1 है वो रीजंस लिखता है कि क्यों कोई एमपी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सबसे पहला देखो रीजन है, हम एक एक करके सारे रीजंस दिखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि राहुल गांधी जी किस रीजन में बाहर गए। तो पहला रीजन है इफ एनी पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एक अलग टॉपिक है, कभी और देखेंगे। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, अदर देन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट नॉट ए डिस्क्वालिफाइड होल्डर। दूसरा, इफ वो अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट के द्वारा ये बता दिया गया कि हाँ वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब घोषित कर दिया गया है। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब, अगर वो भारत का सिटीजन नहीं रहता है और वॉलेंटरली किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, या फिर कोई ऐसा अलायंस पता पड़ता है उनका फॉरेन कंट्रीज के साथ जो कि देश के लिए सही नहीं है, तो भी ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। राहुल गांधी जी जो है ना वो इसी पॉइंट की वजह से गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आरपीए एक्ट है वहां उसके वजह से ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और यही तो हमारा आर्टिकल कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी के केस में जो लास्ट पॉइंट है उसी के वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के। अब आरपीए एक्ट में क्या प्रोविजन है जिसकी वजह से ये चीज हुई है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं आरपीए एक्ट 1951 का। आरपीए एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्यों लाया गया था कि जितने आपके एमपीज हैं, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, इन सबको रेगुलेट किया जा सके, इनके अगर कोई इस तरीके की गतिविधि ये करें तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। पार्लियामेंट में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, अब राहुल गांधी जी को डिफेमेशन के अंदर कन्विक्ट कर दिया गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी, 2 साल की सजा हुई, बेल वेल एक अलग मामला है, लेकिन कन्विक्शन तो हो गया। तो उसके बाद कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत, उनका एक आदेश निकलता है कि श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वायनेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन केरला स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। किस चीज के तहत?
आर्टिकल 1011 सब क्लॉज ई, ये मैंने आपको बताया, और आरपीए एक्ट के सेक्शन 8 के तहत। समझ में आई बात? अब आपने ना इस जब भी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में सुन रहे होगे तो एक केस का नाम बार बार सुन रहे हो जिसका नाम है लिली थॉमस केस। तो वो क्या है, कौन है लिली थॉमस जी, वो भी इससे कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। ये है लिली थॉमस जी, क्या नाम है इनका, लिली थॉमस जी। नाउ शी पास्ड अवे 1927 से 2019 तक ये रही थी, एक इंडियन लॉयर थी, और इन्होंने ना कोर्ट में एक प्रोविजन चैलेंज किया था आरपीए एक्ट का, जिसके वजह से उसका डायरेक्ट रिलेवेंस हो जाता है राहुल गांधी जी से। अगर इन्होंने केस नहीं किया होता ना और इनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं आता तो राहुल गांधी जी अभी डिस्क्वालीफाइड नहीं होते। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए, आरपीए एक्ट का जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4, ये कहता है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना आफ्टर 3 मंथ के बाद ही लागू होगा। मतलब अगर कोई बंदा आज कन्विक्ट हो रहा है तो इससे 3 मंथ बाद ही उसका डिस्क्वालिफिकेशन अलाउ होगा, तब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। अब इससे क्या हो रहा था कि बंदे जो हैं वो सत्ता में रह के बहुत सारी चीजें चेंज करवा दे रहे थे अपर कोर्ट्स में, और फिर तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो ही नहीं पाता था। इसके चलते हुए हाई कोर्ट में ना फिर वो हाई कोर्ट में मतलब अपील कर सकते हैं और फिर अपना रूलिंग बचवा सकते हैं। इसके चलते हुए 2013 के अंदर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को, और ये कहा कि भैया इमीडिएटली जो है ना वो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा, और इसी वजह से राहुल गांधी जी जो है ना वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड हो गए। समझ में आया? जो आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 था वो ये कहता था कि 3 मंथ का टाइम मिलेगा, फिर जो है वो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन लिली थॉमस जी ने जब केस फाइल किया उन्होंने यही कहा कि इमीडिएट होना चाहिए। कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दिया और ये कहा कि हाँ भाई इमीडिएटली होना चाहिए। तो वही पूरा मामला है जो लिली थॉमस जी के केस से ना इसको कनेक्ट किया जा रहा है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्यों लिली थॉमस जी का केस राहुल गांधी जी के इस मसले के साथ जो है वो कनेक्ट करके बताया जा रहा है। थोड़ा सा इस केस के बारे में और देख लेते हैं। 10 जुलाई 2013 को ये वर्डिक्ट आया था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके साथ एक केस और था, लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों का मैटर सेम था तो कोर्ट ने दोनों को मर्ज करके रूलिंग दी थी। इसमें ये रूलिंग आई थी कि एमपी, एमएलए, एमएलसी जो कि कन्विक्ट हुए हैं क्राइम के लिए और मिनिमम उनको 2 साल की सजा हुई है, वो अपनी मेंबरशिप जिस भी वो हाउस के मेंबर होंगे वो इमीडिएटली लूज कर देंगे। तो ये लिली थॉमस का वर्डिक्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। उस समय वैसे मैं बता दूं इस केस का बैकग्राउंड क्या है। उस समय ना बहुत सारे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसीज, एमएलए, ये सब लोग ना पोस्ट होल्ड करे बैठे थे और इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका था। अब क्या हो रहा है, 3 महीने के चक्कर में होल्ड कर रहे हैं, अपर कोर्ट में जाते थे, वहां चैलेंज करवा के बचा लेते थे। और करीबन जो मुझे एक आंकड़ा पता है, इसमें लिखा भी है 5000 के आसपास लोगों पे तुरंत 2013 में ये वर्डिक्ट इंप्लाइड हो गया था कि इमीडिएट इफेक्ट से सब डिस्क्वालीफाइड है। तो ये वाली चीज है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर राहुल गांधी जी का अब क्या फ्यूचर है, राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं। तो देखो, राहुल गांधी जी के पास अब यही ऑप्शन है कि वो जो है अपर कोर्ट में जाएं और अपने इस फैसले के अगेंस्ट में केस करें कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और बताइए क्या होगा। तो अब इसमें देखो 2-3 चीजें हैं। अगर अपर कोर्ट जो है वो स्टे लगा देगी कन्विक्शन पे तो भी जो है इनका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वापस आ जाएगा, या फिर अपर कोर्ट पूरे के पूरे फैसले को गलत बता देगी तो भी इनकी जो है मेंबरशिप वापस आ जाएगी। तो बाकी देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल जो हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जरूर से जरूर डिफेमेशन वाला मैटर भी रिवाइज कर लेना, वो जरूरी था। अब देखो आईपीसीसी की एक ना रिपोर्ट आई है जिसके वजह से ये काफी न्यूज में है और अलग अलग न्यूज़पेपर में ये कवर हो रहा है। पहले तो आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या बोलते हैं हम इसे, हम बोलते हैं इसे आईपीसीसी, ठीक है। क्या रिपोर्ट आई है, क्या है आईपीसीसी, दोनों देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आईपीसीसी जो है ये इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बैर्ट बोलिन। 1988 में ये फाउंड हुई थी, एब्रीवेशन आईपीसीसी है, ठीक है। इसके अलावा और तो इसमें कुछ खास हमारे काम का है नहीं, ठीक है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। चलिए अब देखो ना आईपीसीसी क्या करती है, ये एक सिंथेसिस रिपोर्ट क्रिएट करती है। सिंथेसिस रिपोर्ट का मतलब मैं आपको बताता हूं।
आईपीसीसी ना अपना खुद से कोई रिसर्च नहीं कराती है क्लाइमेट को लेके, जो भी ऑलरेडी रिसर्च या डेटा पब्लिश हुए हैं अलग अलग बॉडीज के द्वारा, उनको कंबाइन करके सरल भाषा में गवर्नमेंट्स को बताती है कि क्या हो रहा है। समझ में आया? तो इसीलिए इनकी सिंथेसिस रिपोर्ट आई है और 1990 से इन्होंने ये पब्लिश करना शुरू किया था। ठीक है, अभी इन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इन्होंने ये बोला है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था हमारे वर्ल्ड के अंदर, उससे पहले जो टेम्परेचर था उससे 1.1 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है। दूसरा इन्होंने ये बात बोली है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने ये बोला कि अगर हमें टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल समय से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, कम ही रखना है, तो हमें यह कोशिश करनी होगी कि ग्रीन हाउस गैस जो इमिशंस हैं वो 48% रिड्यूस हो जाएं 2030 तक 2019 के कंपैरिजन में, और 99% हो जाएं 2050 तक। मतलब बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे प्रयास करने होंगे अगर अर्थ का टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने से रोकना है। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर अभी के हिसाब से चलते रहे ना तो 2100 तक, 2100 सदी तक 2.5 डिग्री सेल्सियस से 3.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। आप सोचो अगर इस लेवल पे टेम्परेचर होगा ना, क्या होगा। आज की डेट में आप क्या देखते हो कि बहुत सारे फॉरेस्ट में आग लग जा रही है, वर्ल्ड के फ्लड आ जा रहा है, ये सब हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इन टेम्परेचर के बढ़ने से तो हो रहा है। तो इसीलिए तो बहुत सारी कंट्रीज अब आप देख रहे हो कि कैसे कैसे करके पोल्यूशन को कर्टेन करने की कोशिश कर रही है, कम हो जाए, बट नहीं हो पा रहा है। सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी देखो और क्या हुआ, इसी से रिलेटेड ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीट जो है वो दुबई में नवंबर में शेड्यूल है, और आई थिंक 28 होगा ये, जहां पे इसके बारे में काफी सारी बात होने वाली है। पेरिस एग्रीमेंट तो आपको पता ही है इन सब चीजों पे। तो यही सब है यार, ये रिपोर्ट में ये आया हुआ है, न्यूज में था, तो मैंने इसको आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया है। देखो क्लाइमेट चेंज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, पर मैं कल आपको बता रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो 5 साल का सोचती हैं, है ना, और वो ये नहीं सोचती हैं कि भाई अगली जो सरकार आएगी उसको दिक्कत होगी और वो अपना फैसला देके चली जाती हैं। पर हम भी तो यही कर रहे हैं ना, हम फ्यूचर जनरेशन का कहाँ सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी मस्त जिएं, हमारे बच्चों के जो बच्चे होंगे उनको क्या करना है, सोच के देखो। बट हम उनके लिए बहुत बुरा इन्वायरमेंट छोड़ के जाएंगे, और ये प्रयास ना हम सबको अपने एंड से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ छोड़ दो, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो करो। जैसे कि आज की डेट में अब तो आप लोग सब युवा जनरेशन हो, और फ्यूचर में आप लोग सबसे पहले बाइक खरीदेंगे या स्कूटी खरीदेंगे तो इलेक्ट्रिक खरीदो, सबसे पहली चीज़ तो आप यही कर सकते हो। ठीक है, सब्सिडी भी सरकार अच्छी खासी देती है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।